दोस्तों क्या होगा जब इंसानों को किसी अनजान प्लेनेट से अपने ही जैसे इंसानों के मैसेज मिलने लगते हैं, मगर जब इंसान वहां पर पहुंचे तो उनके सामने कई खतरनाक राजों पर से पर्दा उठा, जिसके चलते उनको मरना तो अब एक बहुत छोटी सी चीज लगने लगी। तो क्या वो इस प्लेनेट से जिंदा निकल भी पाएंगे या नहीं, जानेंगे आज की इस यूनिक सी मूवी में। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसका नाम था कविनेंट। उस जहाज के अंदर टोटल 15 लोग थे और वो अपने साथ 2000 इंसानी एम्ब्रियोज भी लेकर जा रहे थे ताकि अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद वहां पर इंसानी बस्ती बना सके। दरअसल उनको एक प्लेनेट से किसी इंसान का मैसेज मिला था जिसमें उस इंसान ने कहा कि हम आपके ही जैसे इंसान हैं, मगर एक अनजान वायरस के चलते हमारे प्लेनेट पर सब लोग मारे गए। सिर्फ मैं ही पिछले 5 सालों से एक बंकर के अंदर जिंदा बच पाया हूँ। अब वो वायरस इस प्लेनेट से बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे प्लेनेट के लोग पृथ्वी के लोगों से कई गुना ज्यादा जदीद हैं, इसीलिए पृथ्वी के लोगों से भी पहले मैंने उनको ढूंढ लिया है, जिसके चलते मैं आपको ये मैसेज भेज रहा हूँ। मेरी मदद कीजिए। इस मैसेज की वजह से ही अब कविनेंट जहाज उस प्लेनेट की तरफ जा रहा था। उस जहाज को एक रोबोट चला रहा था जिसका नाम था वॉल्टर। वो पूरी शिप की निगरानी कर रहा था। बाकी के 14 मेंबर्स क्रायो स्लीप के अंदर सो रहे थे क्योंकि उनको यहाँ तक आने के लिए 3 साल गुजर चुके हैं। उनका जहाज उसी प्लेनेट के करीब पहुंच जाता है जहाँ से उनको वो मैसेज मिल रहा था। वॉल्टर अब एक एक करके सबको जगाने लगा, मगर उसी प्लेनेट से एक तेज तरीन लहर आके उनके जहाज को टकराई, जिससे जहाज को बहुत नुकसान हुआ। सब लोग अब इमरजेंसी में अपने अपने चैम्बर्स में से निकलने लगे, लेकिन स्पेसशिप के कैप्टन का चैम्बर खराबी की वजह से लॉक हो गया था। सबने कैप्टन को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। देखते ही देखते कैप्टन के चैम्बर में आग लग गई और बेचारा कैप्टन अंदर ही जलकर मारा गया। वॉल्टर ने देखा कि कंट्रोल रूम में आग लगी है, इसीलिए उसने फौरन से फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उस आग को बुझा दिया। यहाँ बाकी सब ने काफी कोशिशों के बाद कैप्टन की लाश को बाहर निकाल ही लिया। फिर हमने कैप्टन की बीवी को देखा जिसका नाम था डैनी। वो कैप्टन की सब चीजों को देखकर बहुत रो रही थी। यहाँ हम एक और कपल को भी देखते हैं जिनमें हस्बैंड का नाम था ओरम जबकि उसकी वाइफ का नाम होता है क्रिस्टीन। अब उन सब का नया कैप्टन था ओरम, इसीलिए क्रिस्टीन अपने हस्बैंड का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब संभाल लोगे। अब सब लोग अपने आप को संभालने के बाद शिप के मेन हिस्से में आ गए जहाँ कैप्टन ओरम उन सबसे कहता है कि मुझे दुख है कि हमने हमारे कैप्टन को खो दिया, मगर अब हमें कैप्टन के अधूरे काम को कैप्टन के लिए ही पूरा करना होगा। वहाँ पर एक कमांडर भी होते हैं जो अपने 3 सोल्जर्स के साथ आए थे। उन सब में एक डॉक्टर भी थी जिसका नाम होता है कैरल, जबकि उसी के हस्बैंड का नाम था टेनिसी जो कि स्पेसशिप को चलाने में माहिर था। अब कैप्टन ने उनको बताया कि हमारी टक्कर एक अनजान लहर से नहीं बल्कि उसी इंसान के भेजे हुए सिग्नल से हुई है, जिस पर वॉल्टर ने कहा कि आज तक इंसानों ने इस किस्म का सिग्नल कभी नहीं देखा। लेकिन कैप्टन ने कहा कि उस इंसान ने हमें बताया था कि वो बहुत ज्यादा जदीद है, शायद इसीलिए उनके मैसेजेस भी ऐसे ही हों। क्या पता उसे ये भी पता चल गया हो कि हम उसके प्लेनेट के करीब आ पहुंचे हैं, इसीलिए उसने ये मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया हो। फिर वहाँ पर डैनी भी आ गई। कैप्टन ने कहा कि हम जहाज को रिपेयर करने के फौरन बाद उस प्लेनेट पर लैंड करेंगे, जिस पर सब मान गए और स्पेसशिप को जहाँ जहाँ से नुकसान हुआ था वहाँ जाकर रिपेयर करने लगे। अब हम शिप के बाहर टेनेसी को देखते हैं जो सोलर प्लेट्स को ठीक कर रहा था कि इतने में उसको दौरे पड़ने लगे, मगर खुशकिस्मती से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। शिप में आते ही उसने ये बात सबको बताई। इस पर टेनेसी को बाकी सब ने बताया कि तुम्हें कोई दौरे नहीं पड़े, बल्कि वो तो एक लड़की की आवाज थी जो बहुत ही ज्यादा तेज थी। ये मैसेज वहीं से आ रहा था जहाँ से उन सबको पृथ्वी पर उस इंसान का सिग्नल मिला था, मगर उस इंसान ने तो अपने मैसेज में कहा था कि सिर्फ मैं ही अपने प्लेनेट पर आखिरी इंसान जिंदा बचा हूँ, पर ये तो किसी लड़की का सिग्नल था, जिस पर उनको बहुत हैरानी होती है। अब उनमें बहस हो जाती है कि इस प्लेनेट पर उनको जाना भी चाहिए या नहीं। कैप्टन ओरम ने सबकी राय ली। तकरीबन सब लोग उस प्लेनेट पर जाने को राजी थे क्योंकि अब वो दोबारा अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में नहीं जाना चाहते थे। मगर डैनी कैप्टन को अकेले में बुलाकर कहती है कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, हमारा वहाँ जाना सेफ नहीं होगा। लेकिन कैप्टन ने कहा कि मुझे भी ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, मगर मैं अपनी मनमानी भी तो नहीं कर सकता ना, जैसा सब लोग चाहेंगे मुझे मजबूरन वैसा ही करना पड़ेगा। ये सुनकर डैनी वहाँ से चली गई। अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उस प्लेनेट के करीब जाते जा रहे थे। वो सब अपनी तैयारी के साथ एक छोटे जहाज में बैठे जिसमें 10 लोग होते हैं। वो टोटल 10 लोग थे जो नीचे जाने को तैयार थे। उनको ही नीचे जाकर सब सिचुएशन को देखना होगा। यहाँ ऊपर शिप में सिर्फ टेनेसी के साथ 2 ही लोग थे जो बाकियों को गाइड करने वाले थे। फिर वो बाकियों को नीचे जाने के लिए अपने शिप से अलग कर देते हैं,
लेकिन नीचे प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा था। वो जैसे ही तूफान के संपर्क में आए तो उनका शिप जोर जोर से झटके खाने लगा और तो और उनको अपने सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तूफान की वजह से उनका रेडियो ट्रांसमीटर टूट गया, जिससे अब वो ऊपर शिप से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन स्पेसशिप को और भी ज्यादा नुकसान होता इससे पहले वो सब उस तूफान से निकल जाते हैं। मगर उनको उस जगह के पास लैंड करना था जहाँ से उस इंसान के लगातार मैसेजेस आ रहे थे। लेकिन हड़बड़ी में आकर वो उस जगह से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर लैंड किए। यहाँ ऊपर टेनेसी ने उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। लेकिन खुशकिस्मती से वो नीचे वीडियो कॉल कर सकते थे, लेकिन बिना आवाज के। अब सब लोग शिप से नीचे उतरने लगे। जैसा कि हमें पता था कि ये प्लेनेट पृथ्वी जैसा ही है, इसीलिए सब वहाँ किसी भी सूट को पहने बिना ही सांस ले पा रहे थे। सब लोग वहाँ कैरल को शिप में छोड़कर आगे बढ़ गए। वो बस 20 कदम ही चले होंगे कि उनको वहाँ इंसानों की उगाई हुई फसल भी मिल जाती है, जिसे देखकर उनको और भी ज्यादा खुशी हुई। कुछ देर चलने के बाद क्रिस्टीन कहती है कि मुझे मिट्टी और पानी के सैंपल्स चाहिए, इसलिए मैं यहीं रुककर उनको इकट्ठा करती हूँ। वापसी पर आपके साथ ही चली जाऊंगी। कमांडर ने अपने एक सोल्जर को क्रिस्टीन की हिफाजत के लिए उसके साथ रुकने का बोला और फिर वो आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर जाने के बाद वो एक जंगल में आ पहुंचे। उनको ये देखकर हैरानी हुई कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े पेड़ कटे हुए थे, मानो यहाँ ऊपर से कोई काफी बड़ी चीज गुजरी हो जिसने इन सब पेड़ों को चीर दिया हो। लेकिन उन बेचारों को नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इधर क्रिस्टीन जब सैंपल्स इकट्ठा कर रही थी तब वो सोल्जर जरा सिगरेट पीने के लिए थोड़ा दूर आ गया। जब वो एक जगह बैठने लगा तब वहाँ उसका पाँव कुछ अजीब से दिखने वाले अंडों पर आ गया और वो अंडे टूट गए। उन अंडों में से एक ब्लैक कलर की राख निकली जो खुद ब खुद ही हरकत कर रही थी। वो राख उस सोल्जर के करीब आई और सीधा उसके कान में घुसकर उसकी बॉडी में एंटर हो गई। लेकिन ये सब उस बेचारे को नहीं पता था। खैर दूसरी तरफ चलते चलते उन सबको वो चीज दिख ही गई जिसने यहाँ पर ये सब तबाही मचाई थी। वो एक बहुत बड़ा जहाज लग रहा था। जब वो उस जहाज के अंदर आए तो उन्हें वहाँ पर वही अंडे मिले जिनमें वही काले कलर की राख होती है, जो अब यहाँ भी एक सोल्जर के नाक में से होती हुई उसके बॉडी में चली गई। लेकिन उसने भी इस पर इतना ध्यान ना दिया। अब चलते चलते उनको बहुत बड़े सूट दिखाई दिए। उनको लगा शायद ये इंसान हमसे कई गुना बड़े हों, इसीलिए ये सूट भी बहुत बड़े हैं। खैर कुछ देर आगे जाने के बाद उनको वहाँ पर एक लॉकेट दिखाई देता है जिस पर उन्हीं की जैसी एक औरत की फोटो थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है और ना ही उनको वो सिग्नल भेजने वाला इंसान अभी तक मिला था। यहाँ क्रिस्टीन के साथ वाला सोल्जर उसे कहता है कि मुझे कुछ देर बैठने दो। क्रिस्टीन को उसकी हालत देखकर कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने फौरन से कैप्टन को रेडियो के जरिए कहा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ वापस आ जाओ। कैप्टन उससे और कुछ पूछ पाता इससे पहले उनका कांटेक्ट टूट जाता है, इसलिए वो सब शिप में वापस आने लगते हैं कि तभी उनके भी उसी सोल्जर की हालत खराब होने लगी जिसकी नाक में वो राख चली गई थी। मगर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ और चल सकता हूँ। यहाँ क्रिस्टीन शिप के पास आ चुकी थी। उसने कैरोल से मदद करने को कहा, लेकिन इतने में सोल्जर ने क्रिस्टीन पर खून की उल्टी कर दी, जिसे देखकर कैरोल चौंक गई। उसने क्रिस्टीन से कहा कि इस सोल्जर को मेडिकल एरिया में ले चलो और किसी भी चीज को छूना मत, जिस पर क्रिस्टीन ऐसा ही करती है और उसे एक स्ट्रेचर पर बिठाकर उसे संभालने लगती है। जब कैरल ने उसकी कमर देखी तो उसमें से खून निकलकर कैरल के मुंह पर जा लगा, जिस पर उसने क्रिस्टीन को बोला कि यहीं रहो, मैं कैप्टन को बताने जा रही हूँ, और उसने लैब को बाहर से लॉक कर दिया। क्रिस्टीन ने कहा कि मुझे बाहर निकालो। देखते ही देखते उस सोल्जर को दौरे पड़ने लगे और उसकी कमर को चीरते हुए एक खौफनाक सा क्रिएचर बच्चा बाहर आ गया, जिसे देखकर क्रिस्टीन बहुत डर गई और उसने फौरन से एक चाकू लिया और क्रिएचर को अपने से दूर जाने का बोला। लेकिन वो क्रिएचर बहुत तेज था और उसने फौरन से क्रिस्टीन के चेहरे को दबोचना शुरू कर दिया। ये देखकर कैरोल एक गन लेकर उसकी मदद को आई, लेकिन नीचे खून की वजह से उसका पांव फिसला और उसका निशाना चूक गया। उसने फौरन से लैब को फिर से बंद कर दिया, लेकिन वो क्रिएचर वहाँ से भी बाहर निकल गया और कैरोल पर हमला करने लगा, जिसकी वजह से कैरोल ने जब उस पर फायर किया तो गलती से वो बुलेट फ्यूल टैंक पर जा लगी और उस शिप के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो सारी शिप देखते ही देखते तबाह हो गई। इतने में कैप्टन भी वहाँ पहुँच गया, मगर वो कुछ कर पाता इससे पहले ही वो स्पेसशिप तबाह बर्बाद हो जाती है। इधर उनके दूसरे सोल्जर की भी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और देखते ही देखते उसके मुंह में से भी उसी जैसा क्रिएचर बाहर आ गया और उन सब पर टूट पड़ा। सब लोगों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, मगर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। वाल्टर के हाथ को भी उस क्रिएचर ने खा लिया था। वो कुछ सोच पाते इससे पहले वहाँ एक इंसान आया जिसने उन सभी क्रिएचर्स को भगा दिया, मानो जैसे वो सब उसी की बात मानते हों।
उसने उन सबको अपने पीछे आने का बोला, जिस पर सभी बिना कुछ सोचे ऐसा ही करते हैं और वो उनको एक गुफा के अंदर ले आता है। उन्होंने वहाँ हजारों लाशों को देखा, जिसे देखकर तो वो और भी ज्यादा डर गए। अब वो आदमी उनको अपनी शक्ल दिखाता है, जो हूबहू वॉल्टर जैसा दिख रहा था। वो बताता है कि मेरा नाम है डेविड। उसने कहा कि इससे पहले कि आप मुझसे मेरी शक्ल के बारे में पूछो, मैं खुद ही आपको सब समझा देता हूँ। डेविड ने कहा कि ये जो लाशें आपने बाहर देखी हैं, ये सब किसी दौर में यहाँ रहा करते थे और मैं इन सब का राजा था। मैंने एक लिक्विड बनाया था जिससे हम सब ताकतवर बन सकते थे, मगर जब मैंने इन सब पर एक्सपेरिमेंट किए तो ये सब बेचारे मारे गए। बस मैं ही जिंदा बच पाया। शायद मुझ में कोई अनोखी बात थी इसीलिए, और मैं हर किसी का रूप ले सकता हूँ और तो और मैं सब जुबानें बोल सकता हूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले वॉल्टर को देखा और उस जैसा रूप ले लिया। फिर उसने कहा कि आप सब यहाँ फ्रेश हो सकते हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। डैनी को ये सब ठीक नहीं लगा। उसने वॉल्टर से कहा कि इस पर निगरानी रखना, जिस पर वॉल्टर डेविड के पास गया। डेविड ने उससे कहा कि क्या तुम मेरे लिए वो इंसानी बच्चे लाए हो? वॉल्टर ने कहा कि तुम्हारे लिए का क्या मतलब? मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? हमारे 2 साथी मारे गए। वो किस वजह से मरे इस चीज का हमें अंदाजा तक नहीं है। और तो और वो खूनी दरिंदे कौन है? हमने इस प्लेनेट पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस प्लेनेट पर हम और नहीं रुकने वाले। डेविड ने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बताया कि मेरा बनाया हुआ लिक्विड अब राख की शक्ल ले चुका है और इस जगह के कोने कोने में फैल चुका है। वॉल्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज है भी या नहीं, लेकिन डेविड ने उसे इलाज बताने की बजाय वॉल्टर से कहा कि उन सब की किस्मत में मरना ही लिखा था, जिस पर वॉल्टर का शक यकीन में बदल गया कि डेविड हमसे कुछ छुपा रहा है और वो एक नंबर का झूठा है। वॉल्टर को समझ आ गया कि डेविड का मकसद हम पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, और उसे यकीन हो गया कि वो हम जैसा नहीं दिखता, क्योंकि बाहर जो बॉडीज वॉल्टर ने देखी थी उनका साइज ह्यूमन से काफी बड़ा था। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो हाथ मुंह धोने के लिए सब लोगों से दूर आ चुकी थी, मगर उसके पीछे वही क्रिएचर आ खड़ा हुआ जो कुछ ही मिनट के अंदर बहुत बड़ा हो चुका था। वो लड़की कुछ कर पाती इससे पहले ही वो क्रिएचर उसे मार डालता है, जिसकी आवाज सुनकर कैप्टन जैसे ही उसके कमरे में आया तो वो ये देखकर हैरान था, क्योंकि वो क्रिएचर डेविड की बात मान रहा था। कैप्टन ने गुस्से में आकर उस क्रिएचर पर फायरिंग स्टार्ट कर दी और उसको मार डाला। कैप्टन ने डेविड पर भी गन पॉइंट कर दी। कैप्टन ने कहा कि अगर तुम मुझे सब सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा, जिस पर डेविड कैप्टन को एक कमरे में लेकर गया और अपनी बातों में उलझाने लगा, और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। उसने कैप्टन को कहा कि जरा इस पौधे को करीब से देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जब कैप्टन उस पौधे के पास आया तो उस पर एक चमगादड़ जैसे क्रिएचर ने हमला कर दिया। कैप्टन बेचारा चीखता चिल्लाता जा रहा था, मगर डेविड ये सब मजे से देख रहा था। यहाँ ऊपर स्पेसशिप में टेनेसी को उन सब की बहुत चिंता होने लगी, इसलिए वो एक छोटे से कैप्सूल में बैठा और नीचे प्लेनेट पर आने लगा। यहाँ कैप्टन को कुछ देर के बाद होश आ ही गया, मगर वो कुछ कह पाता इससे पहले ही उसकी बॉडी में से एक क्रिएचर बाहर आ गया। उस क्रिएचर को डेविड कंट्रोल कर रहा था और बेचारे कैप्टन की बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब यहाँ वॉल्टर को उस औरत की बॉडी मिलती है जिसकी तस्वीर उन्होंने जंगल में पड़े स्पेसशिप में देखी थी। उस लड़की पर भी कमीने डेविड ने एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। वो लड़की दिखने में तो इंसानों जैसी थी, मगर उसका जिस्म इंसानों से काफी बड़ा था, जिसका मतलब वो भी उन सब में से एक थी जिनको डेविड ने उस ब्लैक लिक्विड से मार डाला। खैर, अब सब लोग कैप्टन को अलग अलग होकर ढूंढने लगे और एक सोल्जर को कैप्टन की लाश मिल ही जाती है। ये देखकर वो फौरन से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उस पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। कमांडर भी ये सब देख रहे थे, इसीलिए कमांडर फौरन से बाहर की तरफ भागने लगे। अब यहाँ डैनी कैप्टन को ढूंढते ढूंढते एक कमरे में आई, लेकिन अचानक से उस पर पीछे से डेविड हमला कर देता है। इससे पहले कि डेविड उसको नुकसान पहुंचाता, पीछे से वॉल्टर ने आकर डेविड को दूर फेंक दिया और डैनी को भागने का बोला। वॉल्टर डेविड के मुकाबले में कमजोर था, मगर वो फिर भी डेविड से लड़ाई करता है और लड़ते लड़ते वो डेविड को बड़ी मुश्किल से मार ही देते हैं। अब कमांडर और डैनी दोनों बाहर आ गए थे कि इतने में उनको अपने रेडियो में टेनेसी की आवाज आई, जो कहता है कि मुझे अपने पास से कोई सिग्नल भेजो, जिस पर डैनी वहाँ पर उसे एक सिग्नल भेजने लगती है। इतने में वॉल्टर भी बाहर आ गया था। सिग्नल को देखकर टेनेसी फौरन से डैनी के पास आया और उनको जहाज के ऊपर चढ़ा लिया, मगर उनके पीछे वही खतरनाक क्रिएचर भागता भागता उनकी शिप पर चढ़ गया। ये देखकर डैनी उससे लड़ने के लिए दोबारा बाहर आई। उसने क्रिएचर को जलाने की भी कोशिश की, मगर नाकाम रही। इसीलिए डैनी ने एक क्रेन की मदद से उसको जकड़ लिया और कुचल कर मार डाला। फिर सब लोग ऊपर अपने मेन स्पेसशिप के अंदर आ गए। टेनेसी और बाकी सब ये देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन सब लोगों में से सिर्फ 3 ही जिंदा बच पाए थे। वो लोग वापस पृथ्वी की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि ये प्लेनेट तो किसी मौत से कम नहीं था। मगर उनको क्या पता था कि जिसे वो वॉल्टर समझ रहे हैं वो तो असल में डेविड है।
डेविड ने सबको बारी बारी उनके चैम्बर्स में सुलाना शुरू कर दिया। जब वो डैनी को सुलाने के लिए आया तो डैनी ने उससे कहा कि हमें सुलाने के बाद मेरे पति को स्पेस में छोड़ देना ताकि उस बेचारे की बॉडी को राहत मिल सके। लेकिन डेविड तो डैनी के पति के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए वो जरा खामोश हो गया, जिसे देखकर डैनी को फौरन उस पर शक हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मगर उसकी चीखों को सुनने के लिए वहाँ डेविड के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। अब उसे सुलाने के बाद डेविड इंसानी अंडों के पास आया और वहाँ पर अपने मुंह से 2 क्रिएचर अंडों को बाहर निकाला और उधर रख दिया ताकि पृथ्वी पर जाने के बाद सबको अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बना ले। इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। एंड लास्ट थिंग गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।